सो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप नोटपैड खोलो कि मैं एक बार सारे टॉपिक्स डाल देती हूँ। हम क्या-क्या कवर करेंगे प्रैक्टिकल सेशन पर। हेलो। हाँ, नोटपैड। Let me write all the topics. लैपटॉप नहीं है वो, इट्स वेरी हॉट लैपटॉप। लड़के नंबर के ले लो लैपटॉप ही और मिल गया ले लेंगे फिर तो दोस्ती कर अपनी गर्लफ्रेंड को अपना भी लेंगे बट सुंदर है कंपनी में शिवा कंपनी के गर्लफ्रेंड कार के बदला के कुछ नहीं मिलता है कितने साल भाई क्या कर रहे हो दिमाग की मुंह के कार में आ गया क्या Okay, so all these topics we are going to cover in this session. So let's start with the hierarchies, how to create hierarchies first. So like here you can see that I imported the orders data in this. So we get the order sheet in our data. So now we are working on the orders only. And this sheet one is the default sheet in the Tableau, which is present in the Tableau. We don't need to create any sheet for going with the worksheet. After sheet one, like once you are done with your sheet one, for that we want to create the new worksheet. So let's say that I'm clicking on the sheet one and let's see how to create hierarchies. Now hierarchies बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, hierarchies कैसे बनती है? आपको याद होगा कल जब हमने थर्ड सेशन किया था तो मैंने आपको बताया था कि हायरार्कीज के अंदर कैटेगरीज जो होती है वो हाई लेवल ओवरव्यू डिफाइन करती है और उसके अंदर जो सब कैटेगरीज होती है वो उसको डिटेल करती है। सो लेट्स से आप यहाँ पर देख रहे हो इसमें यहाँ पे काफी सारी फील्ड्स हैं जो एक लोकेशन को डिफाइन करती है, जैसे सिटी, स्टेट, कंट्री, रीजन, पोस्टल कोड, राइट? सो रादर देन
going with the different fields, what I'm going to doing is that like I'm just combining all the fields in one hierarchy. Like let's make an hierarchy for location. Let's say that after country I want the region. So where it is here. So I will just drag this region and drop it into the country. By doing this, you will be getting that create hierarchy. And let's say that I don't want this name, so I will rename this hierarchy by location. तो आप ये देखो कि लोकेशन जो है वो कैटेगरी है और कंट्री और रीजन सब कैटेगरी है। अगर हम लोकेशन हायरार्की को और ज़्यादा डिटेलफुल बनाना चाहते हैं तो रीजन के बाद मैं लेट्स से स्टेट डालना चाहती हूँ तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्टेट डाल दूँगी। स्टेट के बाद में सिटी एंड आफ्टर सिटी देयर इट इज़ पोस्टल कोड। सो ऐसे हम हायरार्कीज बना सकते हैं। अब हमारी एक हायरार्की क्रिएट हो गई है लोकेशन की। अगर आप यहाँ पे देखो तो प्रोडक्ट की भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। अगर हम प्रोडक्ट की हायरार्की बनाना चाहें तो हम वो भी बना सकते हैं। कैसे? प्रोडक्ट के अंदर क्या-क्या होता है, कैटेगरी होती है, सब कैटेगरी होती है, प्रोडक्ट का नेम होता है, प्रोडक्ट की आईडी होती है। तो अब मैं क्या करूँगी, सब कैटेगरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैटेगरी के अंदर डाल दूँगी और अब मैं इसको रीनेम करूँगी प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हायरार्की बन गई। अब प्रोडक्ट हायरार्की, प्रोडक्ट जो है वो कैटेगरी है और कैटेगरी और सब कैटेगरी एक सब कैटेगरी जो कि हमारी मदद करती है हमारी हायरार्की को डिटेलफुल बनाने के अंदर। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी। हमारी हायरार्की कंप्लीट हो गया है। लोकेशन और अब हमने हायरार्की तो बना ली पर हम देखेंगे कैसे कि ये कैसे वर्क करती है। उसको चेक करने के लिए लेट्स से दैट आई वांट टू सी दैट व्हिच प्रोडक्ट गिव्स मी द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स। सो अब हम हायरार्की को कैसे चेक करेंगे? हायरार्की को चेक करने के लिए मैं प्रोडक्ट हायरार्की को ड्रैग एंड ड्रॉप करके रूज सेक्शन में डाल रही हूँ और सेल्स को कॉलम सेक्शन में। तो आप ये यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी एक ऐसी कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा सेल देती है हमें। और अगर आपको और डिटेल में जानना है कि हमारी सब कैटेगरी या ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो हमें हाईएस्ट सेल दे रहे हैं तो आप कैटेगरी के यहाँ पे जो प्लस ऑप्शन है आप इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमारी सब कैटेगरी आ गई और उसके अकॉर्डिंग हमारा ग्राफ चेंज हो गया। अगर आपको प्रोडक्ट नेम भी चाहिए तो हम और डिटेलफुल बना देंगे प्रोडक्ट नेम पे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो जितने भी सारे बार ग्राफ्स हैं ये अरेंज नहीं है एक सीक्वेंस में, मतलब कोई ऊपर है कोई नीचे है, मतलब एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं है। और अगर हमें इसी में पता लगाना है कि कौन सी प्रोडक्ट है ऐसा जो हमें हाईएस्ट सेल दे रहा है तो वैसे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत टाइम लेगा ये डेटा, राइट? या तो हम इसको सॉर्ट कर देंगे। अब सॉर्ट कैसे करेंगे? हमने देखा था कि ये जो दो आइकन्स हैं ये सॉर्ट करने में हेल्प करता है। ये वाला आइकन असेंडिंग ऑर्डर के लिए और ये वाला ऑर्डर ये वाला आइकन डिसेंडिंग के लिए। तो मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करती हूँ तो मैं राइट क्लिक कर दूंगी इसको तो ये मेरा ग्राफ डिसेंडिंग ऑर्डर में कर। अब आप देखोगे फोन्स कैटेगरी में अगर मेरे को देखना है कि फोन्स कैटेगरी में कौन सी हाईएस्ट प्रोडक्ट ऐसा है जिसने सबसे ज्यादा सेल्स बनाई है तो आप देखोगे एप्पल स्मार्टफोन ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सबसे ज्यादा सेल है। तो ऐसे करने से आप अपनी हायरार्की को भी चेक कर सकते हो और आप अपने सॉर्ट फंक्शन को भी यूज कर सकते हो। आर यू क्लियर विद दी हायरार्की? ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है लेट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग कैलकुलेशन फील्ड। अब देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं कैलकुलेशन फील्ड को। अब हमारी शीट 1 हो गई है। अगर हमें न्यू शीट बनानी है तो या तो हम इस वाले आइकन को क्लिक कर सकते हैं या फिर हम सीधा वर्कशीट पर क्लिक करके न्यू वर्कशीट पर क्लिक करेंगे तो हमारी शीट 2 आ गई। अब कैलकुलेशन फील्ड जो होती है हम कैलकुलेशन फंक्शंस होते हैं कुछ और फंक्शंस दो तरह के होते हैं, नंबर फंक्शंस और स्ट्रिंग फंक्शन। नंबर फंक्शंस हम यूज करते हैं मेजर्स के लिए और स्ट्रिंग फंक्शंस यूज करते हैं डायमेंशंस के लिए। अब डायमेंशंस और मेजर कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देखो कि कस्टमर आईडी से
शिप मोड तक ऑलमोस्ट सारे डायमेंशन है, और डिस्काउंट से शिपिंग कॉस्ट तक ऑलमोस्ट सारे मेजर है। तो ये सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके अंदर नंबर्स वैल्यू है, और ये सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके अंदर या तो अल्फाबेट्स है या फिर मिक्सअप है अल्फाबेट्स और नंबर का। तो अब देखते हैं कि हमारा कैलकुलेशन फील्ड कैसे बनेगा। तो कैलकुलेशन फील्ड बनाने के लिए या तो आप इस आइकन को क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हो, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, या फिर आप एनालिसिस पर क्लिक करके क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। अब लेट से मेरे को सीलिंग फंक्शन देखना है कि सीलिंग फंक्शन कैसे वर्क करता है। सीलिंग फंक्शन जो होता है वो हमेशा नंबर फंक्शंस के लिए यूज करते हैं हम। अभी मैं आपको नंबर फंक्शंस ही दिखा रही हूँ, क्योंकि जो हमारे डायमेंशंस होते हैं, हमारे जो स्ट्रिंग फंक्शन होता है उसको क्रिएट करना, उसको यूज करना बहुत ईजी होता है इंस्टेड ऑफ नंबर फंक्शंस को। तो लेट्स से मेरे को 6.24 की वैल्यू पता करनी है कि अगर 6.24 मैं एज अ नंबर सीलिंग को देती हूँ तो सीलिंग मेरे को क्या देता है। डेफिनेशन के लिए आप इस वाले एरो पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो कि सीलिंग क्या देता है। सीलिंग गिव्स यू द राउंड्स अ नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर ऑफ इक्वल और ग्रेटर वैल्यू। आपका जो नियरेस्ट इंटीजर होगा उससे ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा। तो 6.24 का राउंड ऑफ क्या होगा। वैसे सीलिंग हमें 7 देगा, बट 6 होगा, बट सीलिंग हमें 7 देगा। क्लिक ऑन ओके। आप देख रहे हो सीलिंग यहाँ पर आ गया हमारे मेजर सेक्शन में। तो हम सीलिंग को उठाएंगे और इसको कैनवस में डाल देंगे। अब ऐसा करने से आप ये देख रहे हो कि सीलिंग हमें 7 नहीं दे रहा, हमें सम दे रहा है। ये हमें सम दे रहा है 7 का, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें देखना है कि 6.24 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो सीलिंग हमें सम इसलिए दे रहा है क्योंकि ये एक मेजर है, और मेजर बाय डिफॉल्ट सम में कैलकुलेटेड होता है। तो इसका डेटा टाइप चेंज करने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूंगी और डायमेंशंस को चूज करूंगी। तो बाय ऐसे करने से आपको 7 आंसर मिल जाएगा आपके 6.24 का। Are you clear with the ceiling? Okay. Let's see the another calculated field. Let's see what floor gives us. फ्लोर में अगर मैं 6.98 नंबर डालती हूँ तो फ्लोर हमें क्या देगा। फ्लोर गिव्स यू दी लेसर वैल्यू ऑफ नियरेस्ट इंटीजर। वैसे राउंड ऑफ फिगर इसकी 7 होगी, बट फ्लोर हमें क्या देगा। 6। हम इसको ओके करेंगे। फ्लोर हमारा मेजर्स में आ गया, इसको उठाएंगे और कैनवस में डालेंगे। तो फिर से ये कैलकुलेटेड हुआ है सम में, क्योंकि फ्लोर क्या है, एक मेजर है, बट हमें नहीं चाहिए, हमें उसकी वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे डायमेंशन में। तो हमारा 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट इज एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन को देखते हैं कि वो कैसे काम करेगा। लेट्स सी। एब्सोल्यूट फंक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एबीएस। एबीएस जो है वो इसका एब्रिविएशन होता है। और अभी तक हमने नंबर्स डाले हैं, कोई भी रैंडम नंबर्स डाले हैं फ्लोर और सीलिंग में। बट कैलकुलेटेड फील्ड का जो एक्चुअल यूज होता है वो हमारे डेटा में होता है, और डेटा के लिए हम कोई रैंडम नंबर तो डाल नहीं सकते। इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम उसमें या तो मेजर डालेंगे या डायमेंशन डालेंगे, पूरी फील्ड डालेंगे, राइट। So let's say instead of giving this a random number, I'm putting this a whole major which is sales. फिर से मेरा एब्सोल्यूट मेजर में आ गया, एब्सोल्यूट को उठाऊंगी और कैनवस में डालूंगी। अगेन एब्सोल्यूट इज कैलकुलेटेड इन दिस सम। अभी सम में कैलकुलेट हो रहा है। अगर आप इसको डायमेंशन में कन्वर्ट करते हो तो देखते क्या होता है। हमने डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया तो टैब्ल्यू ने एब्सोल्यूट फंक्शन क्या दिया, ऐसे इस वाली फॉर्म में दिया नंबर्स, जिसका कोई यूज ही नहीं है। हम इससे कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, राइट। तो हम इसको दोबारा से एक मेजर में कन्वर्ट करेंगे और इसको देखेंगे कि ये यूज कैसे होता है, हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन यूज कैसे होता है। अब हमें यूज करने के लिए लाइक लेट्स से दैट आई वांट टू सी दैट let's say that I want to see that on which year
my product is ordered. Hello, hello, hello. Pavan, am I audible? Okay, so shall we start? ओके, तो अभी हमने ऑर्डर डेट को रूल्स में डाल दिया है और हम प्रोडक्ट हायरार्की में से सब कैटेगरी को कॉलम्स में डालेंगे। तो आप देख रहे हो कि मेरे पास क्या डेटा आ गया है। ईयर ऑफ ऑर्डर डेट आ गया है और मेरी सब कैटेगरीज आ गई है। जिससे मैं पता लगा सकती हूँ कि मेरी कॉपियर्स ने 2014 में इतनी सेल्स की, राइट। तो एब्सोल्यूट फंक्शन क्या हमें किस लिए यूज करते हैं हम एब्सोल्यूट फंक्शन, और कोई भी फंक्शन हम अपने डेटा में कोई भी रैंडम वैल्यू अगर हमें निकालनी है हमारे डेटा से, तो उसके लिए हम कैलकुलेशन फील्ड यूज कर सकते हैं। So like that we can use all the calculation functions that we are having in the data. Are you clear with this? ओके, सो अब आप देख रहे हो हमने दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, क्रिएटिंग हायरार्कीज और क्रिएटिंग कैलकुलेशन फील्ड। लेट्स सी द विजुअलाइजेशन एग्जांपल। सो लेट्स सी फर्स्ट हाउ टू मेक ज्योग्राफिकल ग्राफ। अब ज्योग्राफिकल ग्राफ कैसे बनाते हैं? ज्योग्राफिकल ग्राफ बनाने के लिए हमें ग्लोब सिंबल वाले वो चाहिए फील्ड से। अब आप देख रहे हो लोकेशन हायरार्की में कंट्री के पास ग्लोब है, स्टेट के पास भी ग्लोब है, सिटी और पोस्टल कोड के पास भी ग्लोब सिंबल है, बट रीजन के पास नहीं है, तो हम रीजन को नहीं ले सकते, राइट। तो लेट्स सी दैट आई वांट टू सी दैट हाउ मच cost we are making for delivering the products in different country. So for that I will click on this country by pressing control, and I will click on the shipping cost by releasing control. तो आप देख रहे हो कि एक साथ मैंने दो फील्ड्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जोग्राफिकल मैप क्रिएट करने के लिए मैं डायरेक्टली शो मी पर जाऊंगी और यहाँ पर मेरे दो जोग्राफिकल ग्राफ हैं। तो लेट्स सी, मैं इस वाले ग्राफ को देखना चाहती हूँ, तो इसमें आप देख सकते हो, तो मैंने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारा ज्योग्राफिकल मैप रेडी हो गया। और अगर आप कहीं पर भी क्लिक करते हो, लेट्स से इंडिया में देखना है आपको, तो आप ये देख सकते हो कि इंडिया कंट्री में हमारी शिपिंग कॉस्ट इतनी है। और अगर आपको कलर्स चेंज करने हैं तो आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो यहाँ से, एडिट कलर्स।
यहाँ देखो, जो डार्क कलर है वो ज्यादा शिपिंग कॉस्ट शो कर रहा है और जो लाइट कलर्स है वो कम शिपिंग कॉस्ट, राइट। तो इस तरह से हम जोग्राफिकल मैप बना सकते हैं और आप देख सकते हो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अपने आप जनरेट हुए हैं, हमने सिर्फ फील्ड्स को सिलेक्ट किया था। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इनबिल्ड डेटा टाइप है हमारे सामने। Let's see the another type of visualization example which is Gantt chart. अब Gantt chart कैसे बनाते हैं? Gantt chart बनाने के लिए हम न्यू शीट लेंगे। न्यू शीट लिया। अब Gantt chart का यूज क्या होता है, किस पर्पस के लिए हम Gantt chart बनाते हैं? बेसिकली Gantt chart हमारी हेल्प करता है किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करने में। अगर let's say that I want to calculate, or like let's say that you are working in the e-commerce company and now you want to see when the person order the product and when it's shipped. So what is the time duration between the order date and ship date? तो अभी मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? मेरे को ऑर्डर डेट कैलकुलेट करनी है अपने प्रोडक्ट की, शिप डेट कैलकुलेट करनी है और ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी है कि कितनी ड्यूरेशन में मेरा प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है और शिफ्ट हुआ है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं प्रोडक्ट हायरार्की जो हमारी हमने बनाई थी उसको रोज सेक्शन में डाल दूंगी। उसके बाद जो ऑर्डर डेट है, हम ऑर्डर डेट को कॉलम्स में डालेंगे। अब देखोगे, अभी ये हमें कैटेगरीज का दिखा रहा है, जो मतलब हमारे लिए इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, हमें प्रोडक्ट्स का चाहिए। तो हम और जाएंगे डिटेल में। ऐसा करने से आपके पास सब कैटेगरीज आ जाएंगी। बट अब आप देखोगे कि ये एबीसी के फॉर्म में है सब कैटेगरीज, जो कि ना तो हमें कोई परफेक्ट क्लैरिटी दे रही है डेटा के लिए और ना ही वो इतनी रिप्रेजेंटेबल रख रही है, राइट। एक चीज का ध्यान रखना, टैबल्यू में जब भी हम काम करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा। क्योंकि टैबल्यू जो है वो एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, जब तक रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तब तक टैबल्यू का यूज किया हुआ वेस्ट ही है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे ना तो क्लैरिटी है ना ही रिप्रेजेंटेशन है। इसको क्लैरिटी देने के लिए और बहुत अच्छा बनाने के लिए मैं सब कैटेगरी को कलर्स में डालूंगी। तो आप देखोगे कि यहाँ पर इतने सारे कलर्स हैं जो सब कैटेगरी को डिफाइन कर रहे हैं और ये अब देखने में भी अच्छा लग रहा है, राइट। तो आप देखोगे एक्सेसरीज जो है वो ब्लू कलर रिप्रेजेंट करती है, बुक केसेस डार्क ग्रीन कलर, पेपर ग्रीन कलर। लाइक दिस वी कैन get the subcategory by seeing the different colors. बट इस इंफॉर्मेशन, इस टैबलेट डेटा में आप देखोगे ये ऑर्डर डेट जो है वो ईयर में कैलकुलेट हो रही है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे पर्टिकुलर डेट चाहिए, ऐसी डेट जिसके पास डेट भी हो, मंथ भी हो और ईयर भी हो। अब उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं राइट क्लिक करूंगी ईयर पर। अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास दो डेट है। एक डे हमें सिर्फ डेट दे रही है 8, जो कि सफिशिएंट नहीं है। और दूसरी वाली जो डे है वो हमें प्रॉपर डेट दे रही है इंक्लूडिंग मंथ, डेट एंड ईयर। So it's very obvious that I will prefer this date only. So I will click on this date and you can see that your graph is changed according to the days. बट आप इसमें देखोगे कि आपके जो ग्राफ्स है वो बहुत सारे ईयर्स का दिखा रहा है। इससे हमारा जो डेटा है वो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़े से ही डेटा को कैलकुलेट करेंगे, मतलब थोड़े मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने जो डे कन्वर्ट किया था ईयर से डे में, इसका हम फिल्टर बनाएंगे। राइट क्लिक करेंगे इस पे और शो फिल्टर क्लिक करेंगे। अब जब मैं ऐसा कर रही हूँ तो इस फिल्टर को क्या कहते हैं हम, जब मैं राइट क्लिक करके शो फिल्टर सिलेक्ट कर रही हूँ, इस फिल्टर को क्या कहते हैं? नहीं, इस फिल्टर को हम कहते हैं ट्रेडिशनल फिल्टर। हाँ। अब आप देखोगे मैंने फिल्टर क्रिएट कर दिया है डे का, और अब मैं यहाँ से अपनी डे को एडजस्ट कर सकती हूँ। लेट्स से दैट
मुझे 1 जनवरी 2012 टू 12 जुलाई 2012 तक ही देखना है। आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे इतने सारे ग्राफ्स बन गए हैं डिफरेंट मंथ्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आप किसी पर भी अपना कर्सर रखोगे तो वो आपको कैटेगरी, सब कैटेगरी और ऑर्डर डेट देगा। तो इसका मतलब ये है हमारे क्वेश्चन में से हमारे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। सेकेंड पार्ट क्या आता है? ड्यूरेशन। हमें ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी है, शिप डेट और ऑर्डर डेट में कितना ड्यूरेशन था। अब ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए मैं एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाऊंगी, जिससे बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए ड्यूरेशन कैलकुलेट करना। इसका मैं नाम डालूंगी ड्यूरेशन, और डेट का डिफरेंस जानने के लिए मैं फंक्शन यूज करूंगी डेट डेफ। अब जब हमने डेट डेफ फंक्शन डाला तो डेट डेफ हमसे तीन चीजें डिमांड करता है: डेट पार्ट, स्टार्ट डेट और एंड डेट। हमारा डेट पार्ट क्या होगा? डेट, एग्जैक्टली। और स्टार्ट डेट क्या होगी? नो, स्टार्ट डेट होगी हमारी ऑर्डर डेट, क्योंकि हमें वो डेट डालनी है जब हमारा ऑर्डर, जिस डेट को ऑर्डर हुआ था हमारा प्रोडक्ट। और एंड डेट होगी हमारी शिप डेट। तो अब देखो कि ओके, कैलकुलेशन है कंटेन्स एरर्स। तो अब देखोगे कि हमारी कैलकुलेशन वैलिड है। मैं ओके ओके करूंगी, और ओके करने से मेरी ड्यूरेशन जो है वो मेजर्स में आ जाएगी। अब इसको इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगी? ड्यूरेशन को साइज में डाल दूंगी। और ऐसा करने से आप देख सकते हो कि मेरा जो ग्राफ है वो कंजस्टेड हो गया है, वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आ गया है। और जब मैं अपने कर्सर को किसी भी ग्राफ पे रखूंगी तो वो मुझे ऑर्डर डेट के साथ साथ ड्यूरेशन भी देगा। अब जो हमारा लास्ट पार्ट है वो क्या है? शिप डेट। अब हमें शिप डेट कैलकुलेट करनी है। सो इट्स वेरी सिंपल कि मैं शिप डेट को डिटेल में डाल दूंगी, डिटेल सेक्शन में। अब आप देखोगे जो हमारी शिप डेट है वो ईयर्स में कैलकुलेट होती है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें डेट चाहिए प्रॉपर। तो हम इस ईयर को डे में कन्वर्ट करेंगे। अब आप अपना कर्सर किसी भी ग्राफ पे रखोगे तो वो आपको कैटेगरी बताएगा, सब कैटेगरी बताएगा, ऑर्डर डेट, शिप डेट और ड्यूरेशन। विद दिस हमारी इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट होती है और हमारा चार्ट चार्ट भी। आर यू क्लियर विद द चार्ट चार्ट? Okay, let's move ahead and let's see what the next chart that we are going to make. Next is scatter plot. So let's see how to create scatter plot. अब scatter plot create करने के लिए हमें दो measures की requirement होती है. Let's see that I want to see how much sales and profits we are making in different segments and region for product. So मैं क्या करूँगी? अपने सेल्स को डालूंगी कॉलम्स में और प्रॉफिट को डालूंगी रोज में। ऐसा करने से आप ये देख सकते हो कि हमारा एक ग्राफ बन गया है, और यहाँ पर हमें एक स्कैटर प्लॉट दिखाई दे रहा है जो हमें सिर्फ प्रॉफिट और सेल्स बता रहा है। क्या इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है? हमें क्या सब हमें प्रोडक्ट के बारे में जानना है, तो हम प्रोडक्ट हायरार्की में से सब कैटेगरी को डिटेल सेक्शन में डाल देंगे। ऐसा करने से हमारे बहुत सारे स्कैटर प्लॉट आ जाएंगे, और जब आप अपना कर्सर किसी पर भी रखोगे तो वो आपको सब कैटेगरी के साथ प्रॉफिट और सेल्स बताएगा। अब जैसे कि ये वाला स्कैटर प्लॉट है, हमें बता रहा है कि अप्लायंसेस ने इतना प्रॉफिट बनाया है और इतना सेल्स। और हमें अभी सेगमेंट और रीजन भी देखना है, तो मैं सेगमेंट और रीजन को भी डिटेल सेक्शन में डाल दूंगी। ऐसा करने से आप देख रहे हो कि जो स्कैटर प्लॉट है वो थोड़ा क्लस्टर हो गया है, क्लियर नहीं है, राइट?
तो ये थोड़ा स्मॉल है, तो अगर मैं इसको पूरा साइज फिट बनाती हूँ, तो आप देख रहे हैं, फिर भी थोड़ा क्लस्टर है, मतलब अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है इसमें, राइट? हाँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फिल्टर बना देंगे, सेगमेंट का भी और रीजन का भी। ये कौन सा फिल्टर है? ट्रेडिशनल फिल्टर। अब मैंने अभी हम एसक्यूएल कस्टम फिल्टर और कॉन्टेक्स्ट फिल्टर भी देखेंगे नेक्स्ट वाली वर्कशीट में, ओके? तो मैंने अब यहाँ पर रीजन और सेगमेंट को डीसेलेक्ट किया, तो मेरा स्कैटर प्लॉट गायब हो गया। तो अब मुझे सब रीजन और सब सेगमेंट का नहीं जानना। लेट्स से दैट मुझे ये जानना है कि होम ऑफिस सेगमेंट में साउथ अमेरिका ने कितना प्रॉफिट और सेल्स बनाया। तो जब आप अपना कर्सर किसी स्कैटर प्लॉट पे रखोगे तो आपको देगा कि साउथ अमेरिका में होम ऑफिस सेगमेंट ने, स्टोरेज ने इतना प्रॉफिट बनाया और इतना सेल्स बनाया। आर यू क्लियर विद द स्कैटर प्लॉट? Let's see another visualization example, which is multiple bar graph. Now, how to create multiple bar graphs? Multiple bar graph create करने के लिए, let's say that I want to see that how much discounts we are making in different products and different segments and region. मैं डिस्काउंट को उठा के रोज में डालूंगी और कैट प्रोडक्ट हायरार्की में से सब कैटेगरी को उठा के कॉलम्स में। ऐसा करने से आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे बार ग्राफ्स बन गए हैं, और जब मैं अपना कर्सर किसी बार ग्राफ पे डालती हूँ तो मेरे को सब कैटेगरी के साथ डिस्काउंट दे रहे हैं, पर मेरे को अभी सेगमेंट और रीजन भी जानना है, तो मैं सेगमेंट को उठाकर डिटेल में और सेम विद रीजन। ऐसा करने से आप देख रहे हो कि मेरे जो बार ग्राफ्स है वो बहुत सारे सेगमेंट्स में बहुत सारे डिवाइड हो गए हैं, जो ना तो हमें क्लैरिटी दे रहे हैं और ना ही वो दिखने में अच्छे लग रहे हैं, राइट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका फिल्टर बनाएंगे सेगमेंट का और सेम विथ रीजन। ये तो हमारा है ट्रेडिशनल फिल्टर। अब एसक्यूएल कस्टम फिल्टर और कॉन्टेक्स्ट फिल्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं? देखो, एसक्यूएल कस्टम फिल्टर क्रिएट करने के लिए हम रीजन को फिल्टर्स में जब डालेंगे तो आपको ये पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ से आप मैन्युअली कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो, अपने फील्ड्स को चेंज कर सकते हो। अगर आपको टॉप टू बॉटम चाहिए आप वो भी कर सकते हो, साइजेस को चेंज कर सकते हो, इनफैक्ट अपने फील्ड्स को भी चेंज कर सकते हो और उनके एग्रीगेशंस को भी चेंज कर सकते हो, राइट? जब हम मैन्युअली चेंजेस करते हैं अपने डेटा में, अपने फील्ड्स में, तो इस वाले फिल्टर को हम कहते हैं एसक्यूएल कस्टम फिल्टर। आर यू क्लियर विद दिस? अब देखते हैं कॉन्टेक्स्ट फिल्टर्स कैसे बनाते हैं। कॉन्टेक्स्ट फिल्टर्स बनाने के लिए मैंने आपको बोला था थर्ड सेशन में कि कॉन्टेक्स्ट फिल्टर्स हम तब बनाते हैं जब हमें कोई भी सर्वर कनेक्ट करना होता है या फिर हमें किसी लाइव डेटा पर काम कर रहे होते हैं। बट एज ऑफ नाउ वी आर नॉट वर्किंग ऑन द लाइव डेटा और ना ही हम किसी सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं। बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ हम कॉन्टेक्स्ट फिल्टर कैसे क्रिएट करते हैं। लेट्स से दैट रीजन पर अगर मैं राइट क्लिक करती हूँ तो ऐसा करने से हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड टू कॉन्टेक्स्ट, और जब मैं ऐड टू कॉन्टेक्स्ट पर क्लिक करती हूँ तो ये मेरा रीजन ऐसा हो गया। वो ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पास कोई सर्वर नहीं है कनेक्ट करने के लिए। तो इसको मैं हटाऊंगी। जब आप लाइव डेटा पर काम करोगे या फिर अगर आपको कोई भी सर्वर कनेक्ट करना होगा तो ऐसे करने से आप कॉन्टेक्स्ट फिल्टर यूज कर सकते हो। आर यू क्लियर विद द फिल्टर्स? ओके, तो अब इस वाले ग्राफ को देखते हैं। अगेन हम सेम मेथड करेंगे, सबको डिसेलेक्ट कर देंगे और अब हम देखेंगे कि होम ऑफिस सेगमेंट में साउथ अमेरिका ने कितना डिस्काउंट बनाया है। देखो, अगर मैं साउथ अमेरिका की जगह नॉर्थ अफ्रीका पर क्लिक करती हूँ तो आप देखोगे डिस्काउंट जो है वो जीरो है। इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ अमेरिका में कोई डिस्काउंट है ही नहीं।
बट अगर मैं साउथ अमेरिका पे क्लिक करती हूँ तो आप देखोगे साउथ अमेरिका ने डिस्काउंट्स बनाए हैं। और अगर मैं अपना कर्सर किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे डालती हूँ तो मुझे पूरी डिटेल देंगे कि साउथ अमेरिका रीजन में होम ऑफिस ऐसा सेगमेंट है जिसमें बाइंडर्स ने इतना डिस्काउंट्स लिए हैं। आर यू क्लियर विद दिस टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन? Okay, so here you can see in the topics we are done with the creating hierarchies, creating calculation field, all the visualization examples, and filtering. Right. Let's see how to create dashboards. अब डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए या तो आप इस वाले आइकन पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली डैशबोर्ड पर क्लिक करके न्यू डैशबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया था सेकेंड वाले सेशन में कि डैशबोर्ड में हम एक से ज़्यादा शीट्स को देख सकते हैं और एक से ज़्यादा विजुअलाइजेशंस को देख सकते हैं, राइट? तो लेट्स से कि मैं अपने शीट 7 को देखना चाहती हूँ तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। मेरी शीट में आ गई। अब शीट 8 को इसमें डालने के लिए हम दो फंक्शन यूज करते हैं, या तो टाइल या फिर फ्लोटिंग। देखते हैं फ्लोटिंग क्या करता है। मैंने शीट 8 उठाई और यहाँ पे डाली। अब शीट मतलब फ्लोटिंग फंक्शन ने शीट 8 को क्या किया, ओवरलैप कर दिया, जिससे ना तो हमें कोई क्लैरिटी है और हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी अच्छा नहीं लग रहा, राइट? तो हम ऑब्वियसली बात है कि हम ये फ्लोटिंग फंक्शन नहीं यूज करेंगे, हम टाइल फंक्शन यूज करेंगे। टाइल क्या करता है, जब मैं अपने शीट 8 को डालती हूँ तो टाइल हमें कोई स्पेसिफिक स्पेस देता है, या तो लेफ्ट या फिर राइट या फिर टॉप या फिर बॉटम। फिलहाल मैं इसको टॉप पर डालूंगी। ऐसा करने से आप देख रहे हो कि मेरी दोनों शीट्स डैशबोर्ड में आ गई है। बट ये जो डैशबोर्ड है ये फिट नहीं है इसमें, मतलब ये जो विजुअलाइजेशन है ये हमारे डैशबोर्ड में फिट नहीं है। इसको फिट करने के लिए आप साइजेस पे जाके या तो मैनुअल साइजेस कर सकते हो, बट और या फिर आप इसको ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हो। ऐसा करने से आपकी जो विजुअलाइजेशन है वो डैशबोर्ड में फिट होगी और वो अच्छी भी लगेगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास चार फिल्टर्स है, दो बार रीजन एंड दो बार सेगमेंट, जो ना तो अच्छे लग रहे हैं और स्पेस भी ले रहे हैं, राइट? तो इसको हम कर सकते हैं कि एक सेगमेंट हटा सकते हैं, एक रीजन हटा सकते हैं, और ऐसा कुछ करने से कि हमारा जो एक सेगमेंट और एक रीजन है वो दोनों शीट्स पर चेंज करे। मतलब जब भी हम एक पर्टिकुलर चीज सिलेक्ट करें सेगमेंट और रीजन में, हमारी दोनों शीट्स साइमल्टेनियसली चेंज हो। तो हाँ, तो क्या करेंगे हम उसके लिए, पहले हम सब चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, डीसिलेक्ट करेंगे, और फिर मोर ऑप्शंस में जाएंगे, अप्लाई टू वर्कशीट्स और यूजिंग रिलेटेड डेटा सोर्सेस। ऐसे ही रीजन में मोर ऑप्शंस, अप्लाई टू वर्कशीट्स और यूजिंग रिलेटेड डेटा सोर्सेस। जब तक हम सबको नहीं करेंगे तो हमारे जितने हम अगर जैसे इसको हटा रहे हैं, सेगमेंट को हटा रहे हैं यहाँ से, अब लेट्स से कि मेरे को होम ऑफिस और साउथ अमेरिका देखना है, तो आप देख रहे हो कि ऐसा करने से मेरे दोनों शीट्स चेंज हो रही है साइमल्टेनियसली। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अगर हम दोनों ही मतलब किसी एक दो को अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जब भी सिलेक्ट करेंगे तो वो नहीं होगा, आपको ये सेम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जब आप क्लिक करोगे तो आपका सिर्फ एक ही शीट चेंज होगा, ये नहीं होगा चेंज। Are you clear with this?
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इन डैशबोर्ड। नाउ ऑब्जेक्ट्स क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं डैशबोर्ड में। आप इसके साथ साथ या तो अपने व्यू को हॉरिजॉन्टली कर सकते हो, वर्टिकली कर सकते हो। अगर आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो, इमेज भी ऐड कर सकते हो, कोई वेब पेज भी ऐड कर सकते हो अपने डैशबोर्ड को थोड़ा डिटेलफुल बनाने के लिए। अगर आपको ब्लैंक पेज ऐड करना है ताकि या तो आप या फिर आपका कोई भी क्लाइंट जिसको भी आप अपना डेटा आगे शेयर कर रहे हो, वो साथ में नोट्स बना सकता है अपने शीट्स को प्रिडिक्ट करते हुए। आप कोई नेविगेशन मैप डाल सकते हो। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है ऑब्जेक्ट्स में। आप अपने शीट्स के साथ उसको अटैच कर सकते हो ताकि आपको या फिर आपके किसी भी फ्रेंड या कलीग को थोड़ी हेल्प हो जाए। लेट्स से कि मैं कोई वेब पेज डाल रही हूँ यहाँ पर। लेट्स से मैं यहाँ पर डाल रही हूँ tableau.com। अब देख लो मेरे डैशबोर्ड में शीट 8 शीट 7 भी है और tableau.com भी है, एक वेबसाइट भी है। ऐसा करने से आप कुछ भी अपने डैशबोर्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो। बट एज ऑफ नाउ वी डोंट वांट दिस, सो आई एम डिलीटिंग दिस वेब पेज फ्रॉम हियर। एंड लेट्स डू सम फॉर्मेटिंग इन द डैशबोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस डैशबोर्ड को एक नेम देना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं ये शो डैशबोर्ड टाइटल को क्लिक करूंगी और यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड का नेम आया डैशबोर्ड वन। बट मेरे को डैशबोर्ड वन नहीं देना, मेरे को देना है इसको कंपनी ग्रुप। इसको हम ओके कर देंगे। यहाँ पे मेरी कंपनी ग्रोथ आ गई। अब इस कंपनी ग्रोथ को आप कैसे भी अ, किसी भी फॉन्ट में चेंज कर सकते हो, इसको बोल्ड कर सकते हो। वो सब कैसे होगा? वो सब करने के लिए आप फॉर्मेट बटन पर क्लिक करोगे और डैशबोर्ड में जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। लेट्स सी कि हम कैसे कर सकते हैं। हम इसको बोल्ड कर रहे हैं, इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर रहे हैं, इसका फॉन्ट स्टाइल भी हम चेंज कर रहे हैं। अगर आपको इसको कोई भी शेड देना है तो आप शेड भी दे सकते हो। अब अगर पूरे डैशबोर्ड को शेड देना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। लेट्स से कि हम डैशबोर्ड को ये शेड देते हैं, आप ये शेड दे सकते हो, राइट। और अगर आपको बॉर्डर्स देने हैं अपने डैशबोर्ड टाइटल को तो आप बॉर्डर भी दे सकते हो। तो ऐसे आपको बॉर्डर रीड हो जाए। तो अब देख रहे हो कि हमारे लिए जो डैशबोर्ड है वो अच्छा भी लग रहा है देखने में। और हमें इस डैशबोर्ड का नाम भी आ गया है कि ये दोनों वर्कशीट्स कंपनी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके साथ हमारे 3 टॉपिक्स कवर होते हैं: क्रिएटिंग डैशबोर्ड, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इन डैशबोर्ड, फॉर्मेटिंग इन डैशबोर्ड। लेट्स सी हाउ टू क्रिएट डायनामिक टाइटल्स। अब मेरे को अपनी शीट 8 का नेम चेंज करना है। मुझे नहीं चाहिए शीट 8, मुझे वो चाहिए जो हमारे इस ग्राफ में है। तो उसके लिए क्या करूँगी, मैं डबल क्लिक करूँगी शीट 8 पर और इसको नेम दूंगी डिस्प्लेइंग region and segment। ओके करूंगी मैं। ये देख रहे हो आप, रीजन की जगह साउथ अमेरिका आ गया है और सेगमेंट की जगह होम ऑफिस आ गया है जो हमारे इस ग्राफ में है। अगर मैं यहाँ पर कोई और रीजन सिलेक्ट करती हूँ, लेट्स से ईस्टर्न यूरोप, तो साउथ अमेरिका के साथ साथ ईस्टर्न यूरोप भी आ गया है। तो अब हमारी वर्कशीट का जो टाइटल है वो हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है जो हमारे चार्ट में है। तो ऐसे आप अपने डायनेमिक टाइटल्स क्रिएट कर सकते हो और इसको आप साइज वो भी कर सकते हो।
कोई शेड भी दे सकते हो, लाइक से मेरे को अपने इसका ये वाला शेड देना है। आप देख सकते हो हमारी वर्कशीट का ये वाला शेड कन्वर्ट हो गया। तो फॉन्ट चेंज करना है तो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, उसको आप बोल्ड बना दो। गॉट इट। अगर आपको टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स को चेंज करना है तो आप टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स को भी चेंज कर दो। टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स क्या है, जो हमने ऑब्जेक्ट्स किए थे, अगर हमने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐड किया होता तो वो यहाँ पर चेंज हो जाता उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो अपने डेटा के अंदर और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अभी आप देख रहे हो कि हमारा डायनेमिक टाइटल्स भी कवर हो गया है। सेकेंड आज दिस डिवाइस डिजाइनर। अब हमारा अपने डिवाइस को, अपने डिजाइन्स को, अपने विजुअलाइजेशन को डिवाइस के अकॉर्डिंग कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो लेट्स से मुझे ये नीचे है, क्रॉस करते इसको। मैं जाऊंगी डिवाइस प्रीव्यू पर। ऐसा करने से मेरे पास यहाँ पर डिवाइस टाइप आ गया है। तो मुझे फिलहाल इसको फोन में देखना है। और कौन से फोन में देखना है, लेट्स से मुझे सैमसंग नोट में देखना है। तो ये नोट के अकॉर्डिंग रीसाइज हो जाएगा, राइट। और आप इसको कैसे देख सकते हो, टैबव्यू मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हो। आर यू क्लियर विद दिस? लास्ट इज प्रिंटिंग टू पीडीएफ। नाउ हम अपने डेटा को पीडीएफ में प्रिंट कैसे करेंगे। फाइल में जाओ, चूज प्रिंट टू पीडीएफ। अब आपको क्या दिखा रहा है, एक्टिव शीट। एक्टिव शीट का मतलब क्या है, सिर्फ ये डैशबोर्ड पीडीएफ में कन्वर्ट होगा, आपकी शीट्स नहीं चेंज होगी पीडीएफ में, वो कन्वर्ट नहीं होगी। बट मुझे तो अपना पूरा डेटा चाहिए, तो मैं सिलेक्ट करूंगी एंटायर वर्कबुक। एंटायर वर्कबुक में जितना भी हमारा डेटा में हमने स्टोर किया है, चाहे वो डैशबोर्ड हो, वर्कशीट हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ प्रिंट हो जाएगा पीडीएफ में। ओके करो। लेट्स से मैं इसको नाम दे रही हूँ टैब्यू प्रैक्टिकल वर्क। आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली अब प्रिंट हो जाएगा पीडीएफ में और आपके सामने एक पीडीएफ हो जाएगी। ये आपका पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया डेटा। तो आपको इसी फॉर्म में अपना असाइनमेंट भी सबमिट करना है। और अपना असाइनमेंट थोड़ा रिप्रेजेंटेबल बनाओगे तभी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मैं आपका जो असाइनमेंट है वो मैं चेक नहीं करूंगी, वो कोई और ट्रेनर चेक करेगी। और वो जो ट्रेनर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि बच्चे बाद में बोलते हैं कि हमें मार्क्स नहीं मिले, बहुत कम मिले, 6 मिले, 7 मिले। बट जो असाइनमेंट पार्ट है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो दूसरी ट्रेनर चेक करती है। और वो आपको असाइनमेंट के मार्क्स जो होती है वो रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही देती है, उसके बेसिस पर ही देती है। तो अगर आपको असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स चाहिए तो अपना असाइनमेंट थोड़ा सुंदर सा बनाना, ताकि ट्रेनर आपको अच्छे मार्क्स दे सके। ओके, हमारा प्रैक्टिकल सेशन इसके साथ खत्म होता है। आई होप यू गॉट क्लियर विद दिस सेशन। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू मे आस्क। सॉरी। ओके। हम्म। हम्म। अब ये चीज़ मुझे नहीं पता। ये आप चीज़ अपने काउंसलर से पूछ सकते हैं कि वो कितने टाइम के लिए वैलिड होगा। एनी क्वेश्चंस? ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस सेशन। अब इसके बाद हमारा कोई सेशन नहीं होगा, आपको असाइनमेंट सबमिट करना है कल तक। उसके बाद आप अपना एग्जाम दे सकते हो। अगर आपकी साइट वर्क कर रही है तो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर साइट वर्क नहीं कर रही तो सीधा एग्जाम दे देना। ओके, या या सॉरी।
आप ये चार्ट्स एंड ग्राफ्स की वीडियोस हैं, ये प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछना। ओके, बाय बाय।